हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9th के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप मोशन के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कैसे होता है? कैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन से मोशन में आ जाती है और कैसे मोशन से रेस्ट में भी कोई ऑब्जेक्ट लाई जा सकती है? इन सब के पीछे का रीजन है फोर्स। तो फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में हम ला सकते हैं। अब क्या है फोर्स और क्या क्या है फोर्स के इफेक्ट, इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स एक तरह का धक्का या खिंचाव है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाइए, तो आप क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को या तो ढकेलेंगे या तो अपनी तरफ खींचेंगे। तो फोर्स एक तरह का धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की कंडीशन या मोशन की कंडीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ फोर्स? Force is a pull or push that changes or try to change the state of rest or motion of any object. For example, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं, अब ये फोर्स चाहे पुल के फॉर्म में चाहे पुश के फॉर्म में, तो दोनों ही फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होगा, मतलब अपनी स्टेट ये चेंज करेगा। तो इस तरह से एक पुल या पुश मैंने इस पर लगाया जिसके कारण ये अपने स्टेट को चेंज की, रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में आ गई। तो यही है फोर्स। अब कभी कभी फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट नहीं भी चेंज हो सकती है। जैसे पीछे जो वॉल है या बोर्ड है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह गई? अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, मतलब अपने मोशन की स्टेट को ये चेंज नहीं कर रही है, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं हम चेंज करने की। तो इसलिए फोर्स की डिफिनेशन में आपने पढ़ा दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो आप समझ गए होंगे फोर्स क्या है। अब क्या क्या है फोर्स के इफेक्ट्स, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन ऑफ एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो फोर्स उसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर कोई बॉल रुकी हुई है और मैं किक मारूं तो वो मोशन में आ जाएगी। तो ये हुआ फोर्स का पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है फोर्स का? इसी का जस्ट अपोजिट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो उसको रेस्ट की कंडीशन में भी हम ला सकते हैं। जैसे कोई बॉल अगर जा रही है स्पीड से, जो कि मोशन की कंडीशन में है, कोई प्लेयर अगर उसे कैच कर ले, रोक ले, तो इस समय वो फोर्स लगाकर बॉल को रोक दे रहा है। तो ये रहा फोर्स का दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट इसका ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर। एक बलून है, अगर हम उसमें एयर इनहेल करें, हवा भरें, तो क्या होगा? बलून का आकार बढ़ेगा होगा, और अगर उसमें से हवा निकाल दी जाए तो उसका आकार कम हो जाएगा। या एक बॉल है रबड़ की, उसको हम अपने हाथों के बीच में दबाएं तो कंप्रेस होगी, जिसके कारण उस बॉल का शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रही है और मैं फोर्स इधर लगाऊं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे फुटबॉल के मैच में, बॉल अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन में अगर कोई उसे किक कर दे तो बॉल की डायरेक्शन, जो कि फुटबॉल है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप देखते होंगे। तो ये कुछ इफेक्ट रहे फोर्स के। फोर्सेस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इससे पहले आपने पिछली क्लास में फोर्स के दो टाइप्स के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वहां पर कुछ अलग बेसिस पर फोर्सेस के टाइप्स थे। आज हम रिजल्टेंट के बेसिस पर फोर्सेस के टाइप पढ़ेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? देखिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं इधर से एक फोर्स लगाऊं, सपोज 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि फोर्स इज ए
फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी एक ऑब्जेक्ट पर मैं एक डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई करूं और उसी समय इसके अपोजिट डायरेक्शन से उतने ही फोर्स, मतलब 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हो इसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो देखिए एक इस साइड से दूसरा इस साइड से, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट एक तरफ से 10 और दूसरी तरफ से अपोजिट 10 मतलब -10, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो इनका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो हो जाएगा 0 न्यूटन। तो अगर किसी कंडीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक फोर्स लग रहे हैं और उन सबका रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आ जाता है, नेट फोर्स 0 न्यूटन आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम फोर्स को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। आप इसका एग्जांपल जनरली भी देख सकते हैं कि अगर आपको एक तरफ से एक लड़का खींच रहा है और दूसरी तरफ से हाथ पकड़ के कोई दूसरा लड़का खींच रहा है, और अगर दोनों के पास बराबर बराबर ताकत है, मतलब बराबर फोर्स अप्लाई करके दोनों आपको खींच रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो आप किधर जाएंगे? कहीं नहीं, वहीं रुके रहेंगे। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया होगा? देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में इससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक तरफ से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन का, और दूसरी तरफ से 8 न्यूटन लग रहा है, तब क्या रिजल्टेंट 0 हुआ? नहीं। इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा किधर? इधर से इधर की तरफ। ठीक है, जिधर से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसको पुश ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करके इसको उधर की तरफ मूव करा देगा। तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं रह रहा है, क्योंकि 10 - 8 2 न्यूटन का फोर्स इसमें रिजल्टेंट आ रहा है। तो अगर किसी कंडीशन में किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल ना हो, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। और जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होता है वो इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव की? नहीं। तो बैलेंस्ड फोर्स के कारण मोशन नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही मोशन प्रोड्यूस होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन से मोशन में या मोशन की कंडीशन से रेस्ट की कंडीशन में लाई जा सकती है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही मोशन का कॉज है। समझ आ गया होगा? अब देखते हैं लॉस ऑफ मोशन। लेकिन लॉस ऑफ मोशन से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन को आगे स्टडी करके न्यूटन ने लॉस ऑफ मोशन दिए। तो क्या है गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, पहले देखते हैं। तो गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इंक्लाइंड प्लेन, एक झुका हुआ तल, और इस पर एक बॉल अगर ऊपर से लुढ़काई तो ये नीचे आने लगा। अब जैसे ही गैलीलियो ने इसको ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि जैसे जैसे ये बॉल नीचे आ रही है इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जा रही है जैसे जैसे ये बॉल नीचे आ रही है। वही इसी का अपोजिट, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉल आपकी नीचे से ऊपर लुढ़काई जाए तो नीचे से भी ऊपर लुढ़का के देखा बॉल को कि अब क्या होता है, तो इन्होंने देखा जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन में, अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इस बॉल की या कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और नीचे से ऊपर जाएगी तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ये था गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन ले कुछ इस तरह से, जो दोनों साइड से है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से इंक्लाइंड है, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इधर से हम किसी एक बॉल को ड्रॉप करें तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी और यहां पर पहुंचेगी और फिर दूसरे वाले के ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। एक प्लेन से नीचे आई जो कि इंक्लाइंड है, सबसे नीचे पहुंची, और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन जो कि राइट साइड में है उस पर राइज करना शुरू कर दी। अब ये ऊपर जाएगी तो कहां तक, कुछ हाइट तक गई, मान ले इस हाइट तक ये बॉल आ गई,
तो गैलीलियो ने ऐसा कई बार करके देखा और हर बार उनका एक ही ऑब्जर्वेशन निकला, क्या कि दूसरी साइड में बॉल उतनी ही हाइट तक जा रही थी जितनी हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया था। अगर ये 10 मीटर से ड्रॉप किया गया था, नीचे से 10 मीटर हाइट से अगर इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो दूसरी साइड में 10 मीटर पर ही ये ऊंचाई तक गई। ठीक है, दूसरी बार में इस प्लेन को थोड़ा और इस तरह से एंगल चेंज करके देखा। एंगल यहां पे प्लेन का चेंज हो गया, अभी भी बॉल उतनी ही हाइट तक गई जितनी की पहले गई थी, मतलब 10 मीटर ही। और थोड़ा बड़ा करके देखें तो और उतनी ही हाइट तक गई जितनी की पहले गई। तो इसमें यही ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि कैसे एक बॉल जितनी हाइट से ड्रॉप करते हैं वो दूसरी साइड में उतनी ही हाइट तक इंक्रीज होगी या राइज होगी। ठीक है, अब एक कंडीशन उन्होंने सोची, अगर इस प्लेन को बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर दिया जाए, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कर दिया जाए, तो अब जब हॉरिजॉन्टल होगा और अगर ये प्लेन फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बॉल लुढ़कती चली जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं, कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि ये बॉल हमेशा उस हाइट तक पहुंचना चाहती है जिस हाइट से ड्रॉप की गई है। अब अगर बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाए दूसरे साइड वाला प्लेन, तो वो हाइट कभी इसको मिलेगी ही नहीं और ये ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं इसे। तो पहला मोशन का लॉ क्या है, इससे पहले हम समझते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की स्टेट को नहीं चेंज करना चाहता है। अगर उसकी मोशन की स्टेट को हम चेंज करने की कोशिश करें तो वो उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। यही प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कहलाती है इनर्शिया। अब इनर्शिया डिपेंड करती है मास पर। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया की कम होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराना चाहूं तो ये आसानी से मूव करा लूंगा। अब अगर इसी की जगह कोई भारी टेबल में लाके रखूं और इतना ही फोर्स लगाऊं तो क्या वो आसानी से मूव करेगा? नहीं, उसका मास ज्यादा है और उसके ज्यादा होने के कारण उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से मूव नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज अगर लाया जाए उसका विरोध करता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ब्लॉक अगर यहां पर रुका हुआ है तो यहीं पर रुका रहेगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगाएं तो रुका ही रहेगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया है। इनर्शिया के कारण ये रुका ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई बॉल मोशन में चल रही है बॉल, तो वो मोशन की कंडीशन में ही रहेगी। ठीक है, इनर्शिया के कारण। तो इसी से कुछ रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट या मोशन की कंडीशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जाए। मतलब इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट वांट टू बी इन रेस्ट, and if it is in motion then it want to be in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it। ठीक है, जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर देंगे तो वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ना लगाएं, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, तो उसकी स्टेट वैसी ही रहेगी जैसे कि वो रहना चाहेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है रुका हुआ है, रुका ही रहेगा। लेकिन अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कर दे तो तब मोशन में आएगा। बॉल ये मूव कर रही थी तो मूव ही करती रहेगी इनर्शिया के कारण, लेकिन अगर कोई एक फोर्स लगाकर आगे हम इसको रोक दें तो ये रेस्ट की कंडीशन में आ सकती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि
कार अगर कोई है या बस में कोई खड़ा है और अचानक बस चलनी शुरू कर दे तो क्या होता है, वो जो व्यक्ति उस बस में खड़ा हुआ है पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो पर्सन उस बस में जो था वो पहले रेस्ट की कंडीशन में था, तो बाद में भी रेस्ट की कंडीशन में ही रहना चाहेगा। बस तो अचानक चलने लगी, बस मोशन में आ गई, लेकिन वो पर्सन रेस्ट में ही रहना चाहता था, इसलिए थोड़ा पीछे झुक गया। ठीक है, अब जैसे जैसे कांटेक्ट उसका बढ़ा बस के साथ, तब वो आगे बाद में चलना शुरू होगा। इसी तरह इसका अपोजिट भी देख सकते हैं कि अचानक जब कभी चलती हुई बस में ब्रेक लगता है अचानक से, तो क्या होता है, सब जो उसमें लोग बैठे होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर ये काम अचानक हो तब इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। धीरे धीरे ब्रेक लगेगा तब तो कोई इफेक्ट ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अचानक अगर ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें तो ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आया है उसकी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मोमेंटम क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p से डिनोट करते हैं, और अगर वो उस ऑब्जेक्ट में मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं p = mv से। तो मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो किसी एक ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसके रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने जाएं, फॉर्मूला अगर बनाएं तो क्या बनेगा, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं u, इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स? कह दिया कोई फोर्स F अप्लाई किया कुछ टाइम के लिए, और वो टाइम हम मान ले रहे हैं t। बहुत स्मॉल टाइम होगा, बहुत छोटा टाइम होगा, तो कोई एक फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए हमने इस पर अप्लाई किया, कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको जैसे धकेलने में, तो वो टाइम है t। और ऐसा करने में जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जरूर इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, चेंज होकर इसी की वेलोसिटी v हो गई है। तो मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, दो तरह के मोमेंटम इसको लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जिसको हम p1 कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम इसकी इनिशियल वेलोसिटी से आएगा, मतलब m × u। ठीक है, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है t टाइम के लिए और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो फाइनल मोमेंटम को हम p2 कहते हैं, और वो आ जाएगा m × v। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो मोशन मोमेंटम में चेंज आया है, मोमेंटम में चेंज का मतलब p1 - p2, इसका रेट मतलब टाइम के साथ रेशियो, इसी के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1। चेंज हम हमेशा p2 - p1 लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो p2 - p1 अपॉन t। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर हम ला की वैल्यू पुट कर दें, F इज प्रोपोर्शनल टू p2 की वैल्यू mv माइनस mu अपॉन टाइम। ऊपर से देखिए m मिल रहा है कॉमन, m हम कॉमन निकाल लें, अपना बचेगा v - u अपॉन t। अब देखिए ये आपको जाना पहचाना दिख रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ये v - u अपॉन t क्या होता है, आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है आपको। v - u अपॉन t हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू m × a। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 1 होगी और F बराबर आ जाएगा ma। F बराबर ma, यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है
तो वो उसमें एक्सेलरेशन का चेंज हो जाता है और ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए F ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज होगा नहीं, तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने से, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चाहे एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए, चाहे आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए। तो ये रहा न्यूटन का सेकंड लॉ, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से हम फोर्स की एक और डिफिनेशन भी दे सकते हैं। कौन सी डिफिनेशन? फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो फोर्स का एक और यहां से डिफिनेशन हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां से फोर्स की यूनिट हम देख लेते क्या आता है, क्योंकि F बराबर ma आपको पता है, फॉर्मूला आ गया है। मास की यूनिट किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स की, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस सब के बारे में हमें न्यूटन ने बताया, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, ऐसा ही यूनिट हम न्यूटन ही लिखते हैं। और न्यूटन कुछ अलग नहीं, बल्कि एक न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए होता है। मींस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड न्यूटन, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं बल्कि एक ही चीज है। इसी का नाम हमने न्यूटन रख दिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। हर एक एक्शन फोर्स का उसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स अप्लाई किया है, तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और इस फोर्स की वैल्यू या मैग्नीट्यूड पहले वाले फोर्स के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसका एग्जाम्पल भी हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे जब कभी भी आप बोट पर बैठिए और जब बोट से उतरने लगते हैं, तो क्या होता है, हम पैरों से पुश करते हैं बोट को और हम आगे आ जाते हैं, और उसी समय बोट भी थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकती हुई हमें दिखाई देती है। इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही हमारा जमीन पे चलना संभव हो पाया है। जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से अर्थ को, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जो कि हमारा एक्शन फोर्स है, तो वो पीछे की तरफ हम पुश कर रहे हैं अर्थ को। अब इसका रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अर्थ भी हमें आगे की तरफ ढकेल देता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ चलने लगते हैं। ठीक, आप एक वॉल पर अपने हाथों को तेजी से पंच करके देखिए। जब उस वॉल पर आप पंच कर रहे होंगे, मतलब आपने उस वॉल पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसी समय वॉल भी आप पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसके कारण आपको चोट लगेगी और आपका हाथ पीछे रहेगा। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ये रहे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। आज की क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक देखते हैं अगली क्लास में।